हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर 1 क्लास 12 के लिए बायोलॉजी पादपों में लैंगिक जनन आपके लिए लेकर के आए। हालांकि इसका क्वेश्चन हमारा परागण किसे कहते हैं ये हमारा वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, वहाँ पे पड़ा हुआ है एक वीडियो। आज हम परागण की बात नहीं करेंगे। परागण का मतलब ही होता है परागकणों का पुष्प के बर्थ, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या पुष्प के बर्थकाग्र तक परागकणों का जाना ही परागण कहलाता। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण में जो ये सस्ता भी होता है, एक ही पुष्प, एक ही पौधे के पुष्प उसी के परागकण में जाते हैं, परागकण जाते हैं, और यहाँ पे पुष्प अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी विधियां भी बताई थी। कीटों द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी परागण होता है। जलीय पौधों में जल द्वारा आता है। मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर स्वपरागण के क्या लाभ होते हैं, स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं, पर परागण के लाभ और हानियां, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया हुआ है वीडियो में, आप देख लेना उसको। ठीक है, और उसके बाद होता है परागण की प्रमुख विधियाँ। तो मैंने इसकी विधियाँ बताई भी थी कि वायु द्वारा परागण भी होता है, जल द्वारा भी होता है, कीटों द्वारा भी, पक्षी द्वारा भी होता है। वायु द्वारा परागण कौन होता है कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं, जैसे बांस होता है, बांस में छोटे छोटे फूल जैसा होता है। आप आक का वृक्ष देखिए, आक अकौआ जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके एक मोटा सा काला काला बीज लगा रहेगा और बहुत सारे फर होंगे उसमें निकले हुए। हवा चलेगी, उड़ करके इधर उधर जाएंगे और फैल जाएंगे। तो ये क्या होता है, मांस, मक्का, बांस, नारियल, इन पौधों में परागण जो होते हैं वायु द्वारा चलते हैं। ठीक है, हवा द्वारा चलते हैं। फिर जल द्वारा परागण क्या होता है कि जब जो पानी द्वारा जो पौधे जो है जल में पाए जाते हैं, उन सभी में जल द्वारा परागण होता है। तो क्या होता है, पौधे की परागण एक स्थान दूसरे स्थान जल के द्वारा ले जाते, जैसे सीरोटोफिल्लम हो गया, जोस्टेरा हो गया। ठीक है, ये सब होता है। कीट द्वारा परागण, जब कीट के द्वारा, कीट द्वारा तो आप जानते भी हैं, जैसे आप बात करो किसकी, मक्का की, सरसों की बात करो, तो जैसे सरसों फूल होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, उस फूल से रस चूसती हैं और स्वयं उसके कणों को लेकर के रस के साथ में उसके पंजों में क्या होता है, परागकण आ जाते हैं। जब वो दूसरे फूल पर बैठती है तो उसके बर्ताग्र पर चले जाते हैं। तो इनमें परागकण कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी, मक्खियाँ, ततैया, ये सब जो है इसमें काम करते हैं। साल्विया है, अंजीर है, इनमें इन्हीं के द्वारा परागण होता है। अगला पक्षी द्वारा परागण, आपने देखो पकड़िया जिसे बोलते हैं, पाकर का पेड़ होता है, पकड़िया है, तो या हम लोग नीम का पेड़ गए, तो इनमें क्या होता है कि इनको कीड़े जो पक्षी होते हैं वो इसकी गुठली को खा लेते हैं, और उसको खाने के बाद वो किसी स्थान पर दूसरे मोटे पेड़ पर बैठेंगे, विष्ठा कर देंगे, तो वो नीचे गिरेगी, और नीचे गिरने पर क्या होगा, उससे पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, पक्षी द्वारा, इनमें परागण भी पक्षियों द्वारा ही होता है। जब उसको खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनकी चोंच में परागकण लग जाते हैं, दूसरी जगह पे हो जाते हैं। पक्षियों द्वारा एक परागकण एक दूसरे स्थान ले जा देते हैं, जैसे कौवा हो गया, बुलबुल हो गया, मैना, तोता, गौरैया, ये सब कई पक्षी होते हैं इसमें। ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागण, चमगादड़ क्या खाएगा, जैसे अंजीर का पौधा, अंजीर माने गुलर होता है, गुल्लर होता है, जैसे गुलर हम लोग बोला करते हैं। ठीक है, तो एक पौधे से दूसरे स्थान चमगादड़ द्वारा ले जाए जाते हैं। जैसे कदम्ब, कदम्ब का पेड़ देखा होगा, कदम्ब का वृक्ष आपने देखा है कि नहीं देखा है, सबने देखा होगा कदम्ब का वृक्ष। कदम्ब का वृक्ष क्या होता है, इसमें बहुत मोटे मोटे इसमें कदम के फूल लगे होते हैं, फ्लावर, और उनका, हालांकि हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये चमगादड़ उसको खा लेते हैं, और खाने के बाद वो क्या करते हैं, कहीं पर भी जाकर अगर विष्ठा कर देते हैं तो उसके बीज जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, और परागण जो है चमगादड़ द्वारा हो जाता है। किसकी बात कर रहे थे, कदम की बात कर रहे थे। देखो कदम सभी लोग जानते हैं, ये होता है कदम का पेड़। अभी मैं आपको दिखा, ये कदम के पेड़ होते हैं ऐसे। ठीक है, चित्र बहुत सारे वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये होता है कदम का पेड़, इस टाइप के पौधे लगे रहते हैं, बहुत भारी सा पेड़ होता है। इस टाइप के, देखो आपने सामने देखोगे, बड़े मोटे मोटे पेड़ होते हैं। ये पेड़ कैसे होते हैं, बहुत ही मोटे मोटे कदम के पेड़ होते हैं, हर जगह लोगों में पाए जाते हैं, तो सब लोग जानते हो। इस टाइप के गेंद जैसे मिलते हैं, पौधे, फूल होते हैं, तो ये इनको चमगादड़ खा लेते हैं। चमगादड़ ले जाकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ भी पौधा उगाता है। ये इस तरीके के होते हैं। तो चमगादड़ द्वारा परागण, ध्यान रखिएगा, कदम में होता है, अंजीर में भी इसी के द्वारा परागण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अंजीर में कई इसके लिए माध्यम होते हैं। अगला पॉइंट मेरा आता है, परागण के बाद हम बात करते हैं कि चमगादड़ द्वारा। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, परागण ये भी हमने आपको बता दिया। अब अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक जनन क्या होता है, इसकी ट्रिक यहाँ से समझिएगा। अनिषेक फलन, निषेचन, माने बिना,
फलन माने फल का निर्माण, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। और इसमें फल जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, हार्मोन की सहायता से भी निषेचन इनमें कराया जाता है। बिना निषेचन के फल का निर्माण ही अनिषेक फलन कहलाता है। बीज जो होते फल जो होते बीज रहित होते हैं, हार्मोन के द्वारा भी इनमें निषेचन होता है, जैसे तरबूज, संतरा, अंगूर, केला, ठीक है, इसी विधि द्वारा तैयार किया जाते हैं। अच्छा, अनिषेक फलन अगर याद है तो अनिषेक जनन अपने आप, बिना निषेचन के जनन, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, जनन होगा तो क्या बनेगा, बीज बनेगा, और फलन बनेगा यानी फल बनेगा, ठीक है। यहाँ फल का निर्माण, यहाँ बीज का निर्माण होता है, अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अनिषेक जनन की कई क्वालिटियाँ होती हैं। अनिषेक जनन जो होता है दो प्रकार का, एक अगुणित अनिषेक जनन, यानी अगर भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण, भ्रूण का मतलब किसे आप बोल सकते हैं, भ्रूण का मतलब आप बोल सकते हैं बीज का निर्माण। अगर बीज का निर्माण जो होता है, भ्रूण का निर्माण अंडाणु या भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से होता है, भ्रूण का निर्माण अंडाणु या भ्रूण कोश की अगर अगुणित कोशिका से होता है तो इन पौधों की लंबाई बहुत अगुणित अनिषेक जनन का है, तो किसकी होगा, अंडाणु की अगुणित कोशिका से होगा। और इसमें क्या होगा, द्विगुणित होगा, यानी अंडाणु की द्विगुणित कोशिका से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अंडाणु की अगुणित कोशिका। तो देखो, अगुणित अंडाणु की अगर अगुणित कोशिका है तो अगुणित अनिषेक जनन होगा, ठीक है। भ्रूण यानी भ्रूण का निर्माण होगा अंडाणु से ही होगा या भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका निर्माण अगुणित से नहीं होगा, द्विगुणित अनिषेक जनन, तो द्विगुणित कोशिका से होगा। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। सामान्य पौधे होते हैं, इनकी लंबाई कम होती, बंद होती है, जैसे मकोया आपने खाई हुई है, मकोया खाई हुई है तो मकोई होता है, ठीक है, उसको मकोई कहते हैं। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, बहुभ्रूणता क्या होती है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी बतानी। बहुभ्रूणता क्या होता है, निषेचन के पश्चात एक ही भ्रूण से, एक ही बीजांड से अधिक भ्रूण का निर्माण क्या होता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। मैं आपको उसको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। देखिएगा एक बार, जैसे आप जब बहुभ्रूणता की बात करें, बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि एक ही बीज से, हालांकि एक बीज से क्या होगा, एक ही भ्रूण का निर्माण होगा, लेकिन जब एक बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बार देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ क्या होता है बहुभ्रूणता, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पौधा है, कोई भी पौधा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पौधा है, अब बताइए इस पौधे से किसका निर्माण होना था, केवल एक बीज का निर्माण होना था। इस पौधे से किसका निर्माण होना था, केवल एक बीज का, एक पौधे का। अब देखिए पौधे कितने निकल रहे हैं, एक दो तीन चार, ये 3 4 5 पौधे निकल रहे हैं। जब एक बीज से एक से अधिक पौधे का निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उसे ही हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है बहुभ्रूणता, देखो आगे बढ़ते। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, तो बहुभ्रूणता जो होती है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज ल्यूवेनहाक ने की। किसने की थी, ल्यूवेनहाक ने। और सबसे पहले किसमें की थी, संतरे में की थी। ल्यूवेनहाक ने इसकी खोज संतरे में, संतरा में बहुत सारे एक साथ पौधे बनते हैं अगर आप बीज डाल देते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती है, एक सरल होती है, मिश्रित होती है, अपस्थानिक होती है, विदलन होती है, ठीक है। सरल बहुभ्रूणता होती है सरसों में, इसका या कहाँ होती है, ब्रेसिका कुल में। ब्रेसिका होती है कौन, सरसों होती है, सरसों प्रजाति होती है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ठीक है। तो यह ब्रेसिका के पौधों में पाई जाती है, सरसों में पाई जाती है। मिश्रित ये एलियम के पौधे में पाई जाती है। एलियम की प्रजाति में इस प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। एलियम भी पौधा होता है, एलियम क्या होता है, पौधा होता है। देखो शायद मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखते कोशिश करते हैं, अगर मिल गया तो बेहतर है। एलियम जो है, हाँ ये भी एक लहसुन प्याज एलियम वंशज होता है। देखो एलियम क्या होता है, तो ये एलियन आ गया हुआ, कोई बात नहीं, ये है, ये पौधे हैं एलियम वाले। अभी एक सेकंड हम इसको बैक करके आपको समझाते हैं। पहले एलियम क्या होता है, एक बार समझ गया ये, जब आप ये चीज़ जान लेते हो तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एलियम एक पौधे के वंश का नाम होता है। एलियम के अंतर्गत कौन कौन आता है, प्याज आता है, लहसुन आता है, चिप्स आता है, लीक आता है। ये सब प्याज लहसुन तो आपने देखा ही है, जो प्याज लहसुन जो साल कंद बनता है, तो वो सब एलियम के वंशज होते हैं। तो एलियम प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं उनमें कौन सी बहुभ्रूणता होती है, मिश्रित बहुभ्रूणता होती है, ठीक है। ये चीज़ आप चिप्स की प्रजाति
जो अपने हल्के लहसुन के स्वाद के लिए जानी जाती है, लहसुन की प्रजाति है चिप्स, ठीक है। लीक प्रजाति जो होती है प्याज की होती है, ठीक है, प्याज की तरह प्रयोग में लाई जाती है। तो ये सब एलियम होते हैं। क्या होते हैं? एलियम होते हैं। देखो आपको चित्र के माध्यम से दर्शा रहे, ये बहुभ्रूणता जो होती है, एलियम की बहुभ्रूणता जो होती है किस में होती है? एलियन दिखा दिया भाई। ये देखो प्याज कभी भी अगर आपने फूला हुआ देखा होगा तो इस तरीके से उसका फूल होता है, प्याज का फूल ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें भी बहुभ्रूणता एलियम ये रहा, देखो अब आपको एग्जाम्पल बेहतर दिखाई देगा। जिसकी आवश्यकता थी मिल गया वो दोस्त मेरे यार, ये रहा देखो। बताइए एलियम प्रजाति में क्या होता है? प्याज है, लहसुन है, इनमें कौन सी मिश्रित बहुभ्रूणता? देखिए आप, एक ही जड़ है, एक से बहुत सारे पौधे बन जाना एलियम प्रजाति कहलाती है। ये देखो यहाँ से एक ही था और ये छोटे छोटे और निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये एलियम प्रजाति की बहुभ्रूणता होती है, मिश्रित बहुभ्रूणता होती है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक साथ बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता के अंतर्गत एलियम आता है और सरल बहुभ्रूणता के अंतर्गत ब्रेसिका आती है। अगला पॉइंट हमारा आता है नंबर 3, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक किसमें होती है? नींबू संतरा, आम, इन सभी में अपस्थानिक होती है। और विदलन और कुमुदनी का नार गुजेरी आप जानते हैं, कुमुदनी जानते हैं, कमलिनी जानते हैं, ठीक है। तो कुमुदनी में क्या होता है? कौन सी बहुभ्रूणता होती है? विदलन बहुभ्रूणता होती है, कुमुदनी। कुमुदनी कैसी होती है? ये बिल्कुल कुमुदनी जो होती है, कमलिनी इसे बोलते हैं हम लोग, कमल नहीं बोलते, कमल जैसा ही होता है, सफ़ेद पुष्प होता है, इसको नार गुजेरी भी कई जगह कहा जाता है। तो इनमें बहुभ्रूणता कैसी होती है? नहीं मिलेगा, इस टाइप से नहीं पाए भाई, मिल जाए तो अच्छा है। खाली कुमुदनी निकालते, अच्छा कुमुदनी दिखाएं आपको। तो कुमुदनी में लिली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग लिली बोल, हाँ ये रही देखो, बिल्कुल कमल बोल सकते हैं आप इसको, कमलिनी। इसी को कमलिनी कहा जाता है, इसी को कुमुदनी कहा जाता है। कमल और कुमुदनी जो होते हैं ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं आप, इस टाइप की, इसे नार गुजेरी, कई जगह इसको नार गुजेरी कहा जाता है। तो कुमुदनी की बहुभ्रूणता कैसी होती है? ये बहुभ्रूणता विदलन बहुभ्रूणता होती है। किस टाइप की बहुभ्रूणता कही जाती है? विदलन बहुभ्रूणता कही जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कुमुदनी वगैरह जो होती है वो विदलन बहुभ्रूणता होती है। कौन कौन सी हो गई? सरल बहुभ्रूणता ब्रेसिका सरसों वाले पुष्प में पाई जाती है। उसके बाद मिश्रित बहुभ्रूणता एलियम प्रजाति में, लहसुन प्याज में पाई जाती है। और उसके बाद संयुक्त बहुभ्रूणता आम, संतरा, अंगूर में पाई जाती, केला में पाई जाती है, ठीक है। आम, संतरा, अंगूर, ठीक है, बोल सकते हो, नींबू बोल सकते हो, नींबू, संतरा, आम, ठीक है। और उसके बाद विदलन बहुभ्रूणता कुमुदनी में पाई जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था हमारा बहुभ्रूणता कई बार आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। पॉलिनिया क्या होता है? पॉलिनिया के केवल नामांकित चित्र बनाया, तो पॉलिनिया मैंने बना दिया, इस टाइप का ही चित्र होता है। अगर आप सुंदर चित्र चाहते हैं तो आपको सुंदर चित्र भी बता देते हैं। अंजीर जैसा होता है पॉलिनिया जो होता है, पॉलिनिया का चित्र ये होता है। देखो ये इमेज जो है हमने पाई हुई है, यही समझा देते आपको, बेहतर है। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताए कि हम क्या करें, तेरी याद में हम क्या करें। दिख रहा होगा, बहुत सुंदर चित्र आपको दिख रहा है। देखो ये पॉलिनिया होता है, इसको क्या बोला जाता है? पॉलिनिया बोला जाता है। इसमें कैसे आप इसका चित्र बनाओगे? आप 4 ऐसे खंड बना लीजिएगा, छोटे छोटे रफली बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से निकालेगा इस तरीके से बैलून जैसे, और इधर को भी ऐसे निकाल दीजिएगा बैलून जैसे, और यहाँ से इनको ऐसे 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 बना दीजिए, ठीक है। इसका नाम पॉलिनियम, इसका नाम कॉर्डिकल। और ये कैसे याद रखोगे? आपको तरीका बताते हैं। ये होता है कॉर्पस, CORPUS कुलम, कॉर्पस कुलम, और ये रेटिना,
रेटिनाकुलम। इसको याद रखना, कार्पस इधर कह देना, इधर रेटिना, ये वाला भाग रेटिनाकुलम होता है, ये कार्पसकुलम होता है। ठीक है, कार्पसकुलम, रेटिनाकुलम, कॉर्डिकल होता है, ये एरिया कॉर्डिकल होता है, ये पॉलिनियम होता है। इसी नाम से इसको पॉलिनिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन आता है, पॉलिनिया का चित्र समझाइए। ठीक है, पॉलिनिया का उपयोग क्या होता है, पॉलिनिया का पौधा, ये सब आप इसी के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, जब आपको पॉलिनिया की बात की जाए तो पॉलिनिया इसी तरीके से आप चित्र बनाएगा, बेहतर है इसका, इस बड़े चित्र आप नहीं पाएंगे। ठीक है, चाहो तो इसकी सेल्फी भी ले लीजिएगा, बेहतर है, ये देख लीजिएगा, बात ध्यान से देखिएगा। पॉलिनिया का चित्र है, आ चुका है 2019 येलो सेट पेपर, कटा हुआ पड़ा हुआ है, कटिंग का ही पड़ा हुआ है, बेहतर देख सकते हैं, इस बड़े चित्र आपको नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनिया के बाद वो क्या है, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर हम समझाए हुए, हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप क्या करके देख सकते हैं भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, मैंने वहाँ पे बता डाला, फिर एक बार बता देते हैं। भ्रूणकोश में क्या होता है, आवर्त बीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है, आवर्त बीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश माने होता है अपरा, जैसे एक माँ में क्या होता है अपरा होती है, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, हल्का चित्र के माध्यम से एक बार समझा देता हूँ कि आप लोग बात करो कि आवर्त बीजी पौधा। अभी मैं आपका लाइव क्लास भी जल्दी चलाऊंगा, प्रयास पे लगा हुआ हूँ, उसका कैमरा आ जाए फिर चलाते हैं। ठीक है, क्या होता है भ्रूण गर्भाशय की बात करो, अपरा कहाँ गई भाई, प्लीसेंटा, प्लीसेंटा, देखो ये रही, जैसे ये क्या है, एक गर्भाशय गर्भ झिल्ली है, हम गर्भ झिल्ली के माध्यम से आपको भ्रूणकोश और भ्रूणपोष समझा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश तो यही करेंगे आप बेहतर सीख जाएं, बस मैं पहले वीडियो निकाल लूँ। भाई देखो, भाई देखो यहाँ से अच्छा दिखा देती, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ पे मैं इसकी परत भी समझाऊँ, मैंने गर्भ झिल्लियाँ, एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, गर्भ झिल्लियाँ क्या होती है, गर्भ झिल्लियों का वर्णन किया है, 4 प्रकार की गर्भ झिल्लियाँ आपको समझाई, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है। यहाँ से एक ऐसी मांस, ये मांस की एक झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपरा बोला करते हैं। ये क्या है, अपरा की सबसे ऊपरी बाहरी एक झिल्ली होती है मोटी सी, और इसका काम क्या होता है, ये केवल बच्चे को सुरक्षित रखती है। तो बच्चे को सुरक्षित रखने का मतलब, अब बच्चा इससे जुड़ा हुआ होता है तो उसको भ्रूणकोश कहते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे के पास से क्या होता है, एक नाल जाती है, बच्चे के शरीर से एक नाल जाया करती है इस तरीके की, ये देखो, फिर बच्चे के शरीर से एक नाल जाती है और ये नाल माँ के शरीर से कनेक्ट होती है, माँ के शरीर कनेक्ट होकर के क्या करती है, बच्चे को पोषण प्रदान करती है। इस नाल का काम होता है कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना और बच्चे को जो है पोषण प्रदान करना। ये नाल जो होती है, ये नाल, इसको ये नाल होती है, जब जन्म के बाद में यही अपरेट कर दी जाती है, यहाँ से कैंची से काट दी जाती है। ये नाल नाभि के पास, ये हमारी नाभि जो नाभि चक्र से जुड़ी रहती है। ये नाल जो होती है इस तरीके से माँ के गर्भाशय से सटी रहती है और माँ के हृदय से रक्त का संचार, वो खनिज जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका संचार किसके माध्यम से होता है, वो इसी के माध्यम से होता है। और ये क्या करती है, इस बच्चे को, इस शिशु को पोषण प्रदान करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप भ्रूणपोष कह सकते हैं, और जो ये झिल्ली है जिसके अंदर बच्चा बंद है इसको भ्रूणकोश कह सकते हैं। ठीक वही सिचुएशन आती है हमारे मटर कुल के पौधों में, आपको हम बड़े बेहतर इसको समझा सकते हैं।
तो यही भ्रूणकोश भ्रूणपोष में होता है सिस्टम, ठीक है। यही मटर कुल में होता है। आप बात करो मटर कुल के पौधे की, तो मटर की जब आप बात करें, बिन तेरे अब एक पल, देखो ये होता है मटर कुल के पौधे में। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा आप, ये जो होता है जब आप कहे भ्रूणकोश क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो दाने हैं, दाने को ये एक पार्ट जो है इसको पकड़े हुए है, इस पार्ट को भ्रूणकोश कहते हैं। ये क्या करता है, भ्रूणकोश है, इसी के माध्यम से ये पूरा खोल कैप्सिड भ्रूणकोश कहलाएगा। ये इसको वहाँ पे रोके रहता है, ठीक है। और इसको रोकने के बाद ये पार्ट, ये तो नाल हो गई, इसको क्या बोलेंगे अपरा, इसको बोलते हैं नाल, जो गर्म नाल बच्चे में लगी होती है वैसे यहाँ पे इसमें नाल लगी हुई है, ये पूरा भाग भ्रूणकोश कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप जब छोटी सी अगर कोई ऐसी भी आप सेम तोड़ते हैं, ऐसी फली तोड़ते हैं जहाँ पे अभी ये बीज नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे बहुत सारा सफ़ेद सफ़ेद भाग दिखाई देता है। शायद मिल जाए, प्रयासरत है लेकिन मुश्किल है मिल पाए। आप एकदम जो मकड़ी नहीं होती, मकड़ी के जाले जैसा, मकड़ी के जाले जैसा एक सफ़ेद सफ़ेद भाग यहाँ पे दिखाई देता है, और उस सफ़ेद भाग को हम भ्रूणपोष बोला करते हैं। यहाँ पे मिला नहीं आपको, चित्र बेहतर नहीं मिल पाएगा, मैं कोशिश कर रहा है समझाने की, ठीक है। तो जो सफ़ेद भाग यहाँ पे क्या होगा, अभी ये मटर का दाना अगर ना बना होता तो ये एरिया कैसा हो जाता है, ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद एरिया आपको दिखाई देता। ये एरिया यहाँ ये सब सफ़ेद भाग होता है, और ये सफ़ेद भाग को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष बोला करते हैं। इसको क्या बोला करते हैं, भ्रूणपोष। जैसे अंडे में, जब अंडे को आप काटते हैं तो अंडे में एक सफ़ेद भाग होता है, पीछे पीला भाग होता है। पीला भाग बच्चे को जन्म देता है, भ्रूणकोष कहलाएगा, लेकिन पूरा एरिया भ्रूणकोष कहलाएगा। और जो क्या नाम उसका, जो सफ़ेद भाग चारों तरफ होता है, जिसे बच्चा खा करके बड़ा होता है, उसी को हम भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। तो यही हाल भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर होता है। देखिए जरा क्या होता है भ्रूणकोष और क्या होता है, इसके वीडियो हालांकि पड़ा हुआ था, ठीक है। आवर्त बीज पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है, इसका निर्माण गुरु बीजाणु से होता है। यह पौधों के त्रिसमेकन से बनता है, वो तो मादा से ही डायरेक्ट बनता है, बच्चा बन रहा है, मादा युग्मकोद्भिद से बनता है, और निर्माण गुरु बीजाणु से होता है। यह आवर्त बीज त्रिसमेकन से होता है, इसके निर्माण केंद्रक से बनता है, केंद्रक से बनेगा तभी तो चारों तरफ फैलेगा। यह मादा युग्म को आश्रय देता है, ये तो केवल एक कवच है जिसमें बच्चा सुरक्षित रहता है, मादा युग्म को आश्रय देता है, लेकिन यह युग्म को पोषण देता है, वो तो मैंने अभी बता दिया, भ्रूणपोष है, पोषण देगा, ठीक है। यह अगुणित या गुणसूत्रों वाला होता है, लेकिन यह हमेशा त्रिगुणित होता है, ये त्रिसमेकन को त्रिगुणित आप बोलेंगे। यह बीजांड में पाया जाता है, बीज के बीच में बीजांड में पाया जाता है, या बीजों में होता है, ठीक है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित होता है। बस ये भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर हो जाएगा, ठीक है। त्रिसमेकन त्रिसमेकन या द्विनिषेचन से भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणपोष अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इससे निषेचन से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। बीजांड में उपस्थित भ्रूणकोष अंड कोशिका और नर युग्मक जब मिलते हैं तो निषेचन होता है। मानव में जब स्पर्म और ओवाम दोनों मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं, या क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। यहाँ भी जब अंड कोशिका और नर युग्मक मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं, लेकिन यहाँ जब भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका और द्वितीय केंद्रक के नर युग्मक जब जुड़ते हैं तो द्विनिषेचन कहते हैं, यानी निषेचन प्रस्थिर संलयन अर्थात द्विनिषेचन होता है। निषेचन से जाइगोट बनता है और इससे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, अर्थात भ्रूणपोष बनता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से भ्रूणपोष बनता है इससे, ठीक है। परागण निषेचन क्या होता है, परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है, और निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसको हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होगा परागण में, यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। नोट डाउन करते जाएंगे, इसको समझते जाएगा एक बार, ठीक है। अगली बात, परागण में ये परागण जो क्रिया होती है, पहले तो परागकण जाएंगे, बाद में निषेचन होगा। भाई परागकण मधुमक्खी लेके जाएगी, उसको परागण कहेंगे। तो परागण क्रिया निषेचन से पहले होती है, लेकिन ये खुद ही निषेचन होता है, ठीक है। ये इसमें फल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर परागकण नहीं जाएंगे तो फल का निर्माण नहीं होगा। परागकण फल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये डायरेक्ट बीज का निर्माण करता है। इस क्रिया में कीट वायु पक्षी सब सहायक होते हैं, लेकिन इसमें पराग नलिका ही सहायक होती है, ठीक है। ये हमारी कहानी खत्म, परागण और निषेचन में अंतर, ठीक है। यहाँ बीज बनता है, वहाँ फल के लिए आवश्यक होता है। ये पराग नलिका नहीं होगी तो फिर बीज जाएगा कैसे। भाई परागकण पे अगर उसने छोड़ भी दिया, माना कि पुष्प को अगर उसने परागकण पे परागण को अगर प्रतिकाग्र पे अगर छोड़ दिया तो उसको लेके कौन जाएगा। जैसे हम लोग बात करें, पराग नलिका अगर नहीं होगी तो कैसे काम हो पाएगा।
जैसे आप लोग अगर बात करो, ये है। अब अगर पराग कण पर ले जाकर के अगर ये छोड़ देगा, मैंने तुमसे बिछड़ कर मेरे साजन, ये देखो एक बार देखिएगा कि ये मधुमक्खी है। अब परागण और निषेचन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जब मधुमक्खी पराग कणों को पुमंग से लेकर के या तो उसी वर्तिकाग्र तक ले जाए, या तो उसी वर्तिकाग्र तक ले जाए, अगर उस तक नहीं ले जा रही है तो वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाए, यह क्रिया परागण कहलाती। बताओ, निषेचन से पहले हुई। और जब परागकण यहाँ पे आएगा तो परागकण इस नली के माध्यम से यहाँ जाएगा और यहाँ बनेगा बीज, तो इसको निषेचन कहेंगे। तो इसके लिए किसकी जरूरत हो गई? पराग नलिका की। ये एरिया पराग नलिका कहलाता है। तो इसमें पराग नलिका की आवश्यकता होती है। और परागण में क्या होता है? परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है आपको। मैं चित्र परागण और निषेचन में पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बहुत बढ़िया चित्र है, ध्यान रखिएगा, दिखने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन है देख लेते हैं, फिर उसको आने अगले वीडियो में फिर आपके पास भेजेंगे। लगातार पूरे टॉपिक ओवर कर देंगे, तनाव मत लेना, ठीक है। मांसल फल क्या होता है? मांसल फल का मतलब जो गूदेदार फल होते हैं, यानी जिन फलों में फल भित्ति जो होती सरस होती, बड़ी मुलायम हो, गूदेदार हो, ये फल मांसल फल कहलाते हैं। इनमें निषेचन के पश्चात अंडाशय बनी संरचना होती है। अंडाशय से जो परागकण जो मांसल फल होता है वो अंडाशय संरचना बनती है। फल भित्ति 3 भागों में होती है। एक होती है इसमें एक ऐसे अपस्फोटक होंगे। बताओ, आम का पौधा है क्या कभी चटक के उसका गुठली बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, सड़ जाएगा। अर्थात ये कैसे होता है? अब स्फोटक यानी फटते नहीं है बीज, अतः इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अच्छी ध्यान रखिएगा। आप आम को ले लीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। ये क्या बनता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनती है संरचना, ठीक है। 3 तरीके के बाह्य फलवित, मध्य फलवित, अंतःफलवित। तो इनका महत्व क्या होता है? परिवार तो ये पोषण आहार के रूप में भी उपयोगी होते हैं। भ्रूण के अंकुरण के लिए पोषक तत्व देते हैं, भ्रूण अंकुरण के लिए पोषक तत्व देते हैं। चित्र एक बना देना, आम का बना देना। सबसे पहले एपिकार्प, कार्प माने भित्ति होता है, ठीक है। एपिकार्प, मीजो माने मध्य फलवित, मीजोकार्प होगा। और अंता माने इंडोकार्प हो जाएगा, ठीक है। और बीचों बीच में सीड होता है। एपिकार्प, मीजोकार्प और इसके मीजोकार्प ही ज़्यादा गूदेदार होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये होगा परागण। और बाद बाकी सत्यफल आवासीय फल है। फिर नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको और देख लेते हैं, सत्यफल और आवासीय फल क्या होता है। यानी जो सत्यफल होगा जो निषेचन के बाद बनेगा। आवासीय फल में निषेचन के बिना अंशिक जनन वाले सभी आवासीय फल कहलाते हैं, ठीक है। ये निषेचन के कारण इनमें बीज भी बनते हैं, और यहाँ अंशिक जनन वाले में बीज नहीं होता है, तो ये बीज रहित होते हैं। ये केवल अंडाशय से बनने वाला फल होता है, सत्यफल कहलाता है। आम, अंगूर, खजूर, ठीक है। इनका निर्माण पुष्प के किसी भी भाग से हो सकता है। अंडा से छोड़कर पुष्पासन से हो जाए, जलपुंज से हो जाए, बाह्य दल से हो जाए, ये सभी भाग लेते हैं। जैसे सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, ये सभी क्या कहलाते हैं? आवासीय फल कहलाते हैं। और आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए जो है जय हिंद। पूरा बायोलॉजी आपको कंप्लीट करवाएंगे, वीडियो के माध्यम से लगातार जुड़े रहेगा।